प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वर्तमान समय में समास का अध्ययन कर रहे हैं, समास की उस श्रृंखला में समास के भेद के अध्ययन का जो आज हमारा टॉपिक है वो है द्विगु समास। प्रश्न ये उठता है कि द्विगु समास की परिभाषा क्या है, द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले द्विगु शब्द आता है। इसका अर्थ ही है दो, अर्थात यथा नामे तथा गुणे। यह समास जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से अपना गुण भी प्रकट कर रहा है, क्योंकि द्विगु संख्या की तरफ बोध करा रहा है। और संख्या का द्विगु समास में कैसे प्रयोग हुआ है, आइए हम उसकी सूत्रात्मक व्याख्या करते हैं। जैसा कि यहां लिखा हुआ है सूत्र में, संख्या पूर्वो द्विगुः। पूर्वो का अर्थ है पहले, संख्या का अर्थ है संख्या। तो पूर्व पद में यदि संख्या का उल्लेख हो तो हमें उसे द्विगु समास समझना चाहिए। आपको अपने मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से केंद्रित कर लेना चाहिए कि जिस संख्या में पूर्व पद हमें संख्यावाची मिलेगा वहां पर हम द्विगु समास जान लेंगे, समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र ही कहता है कि पूर्वो द्विगु, संख्या अगर पहले हो, उत्तर पद के पहले हो तो द्विगु समास वो कहलाएगा। आइए हम एक सूत्र हमने आपको और बताया है, नदीभिश्च सूत्र है। कहीं ऐसा मत कर दीजिएगा कि जहां नदियों का समूह हो वहां पर पहले संख्या आ जाए तो वहां पर भी आप यही द्विगु समास लिख दीजिएगा, वहां द्विगु समास नहीं होगा। इसे आपको स्पष्ट रखना पड़ेगा कि जहां नदियों का नाम हो और उसके पहले संख्या आई हो, उस समास में संख्या रहते हुए भी हम द्विगु समास नहीं लिख सकते हैं। आइए, चूंकि हम द्विगु समास पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहले आप लोगों का ध्यान केंद्रित करेंगे द्विगु समास के विषय में। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, अब स्पष्ट हो गया होगा कि द्विगु समास वह समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और संख्या के साथ साथ द्विगु समास, तत्पुरुष समास का एक कर्मधारय भेद है और उपभेद है द्विगु समास। ये दोनों समास स्वीकार नहीं किए गए हैं। तत्पुरुष का बेटा कर्मधारय है और कर्मधारय का बेटा द्विगु है, इसलिए द्विगु का
बाबा हो गया, आजा हो गया, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनी है। हमने यहां पर लिख दिया है 1 2 3। अपनी विशेषता के कारण, इसकी अपनी कुछ निजी विशेषता है, इसी निजी विशेषता के कारण यह द्विगु समास कहलाया है। और यदि हम किसी संख्या के पहले, मान लीजिए कोई संख्या है और उसके बाद में नदी है, तो नदीभिष्ट सूत्र से बता दे, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी ने बताया ही नहीं कि यहां पर कौन सा समास होता है। जैसे पंचगंगा, पंच जमुना, इस तरह का जब नदियों का नाम आए तो नदीभिष्ट सूत्र से वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यह भूल आप कदापि नहीं करेंगे। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे मैंने यहां पर समस्त पद लिखा है, यहां पर सामासिक पद लिखा गया है। समस्त पद को आप जानते हैं कि दोनों पद जुड़े होते हैं। अगर 2 से अधिक पद होते हैं तो वो भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम केवल 2 ही पदों में समास नहीं मानते। हम 2 या 2 से अधिक पद जब मिलते हैं और सुबंत पद मिलते हैं, सार्थक पद मिलते हैं, तब हम उसे समास कहते हैं। तो उस समास की परिभाषा के अंतर्गत आप यहां देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है पंचगवम, संस्कृत में इसका सामासिक पद अगर बनाएंगे, विग्रह करेंगे, उसी को हम ये कह सकते हैं कि विग्रह। जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पंचानाम गवाम समाहारः इति पंचगवम। 5 गायों का समूह, समाहार का तात्पर्य होता है समूह, समुदाय। इस तरह से ये सामासिक पद बन जाएगा, विग्रह हो जाएगी इसकी। इसी तरह से यहां पर देखें, संख्या प्रधान है। यहां बटी के पहले संख्या लगी है पंच, और यहां गवम के पूर्व संख्या लगी है पंच। तो पंचवटी, पंचवटी का तात्पर्य हुआ कि 5 वृक्षों का समुदाय। उसी को हम संस्कृत में जब उसका विग्रह करेंगे तो यहां हो जाएगा पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वृक्षों का समूह। आइए तीसरा उदाहरण है पंचपात्रम, 5 पात्र। पात्र का तात्पर्य होता है बर्तन। बर्तन, इसका विग्रह कैसे होगा? 5 पात्रों का समूह, अर्थात 5 बर्तनों का समूह। अब वो बर्तन कौन कौन से हैं, आप अपने व्यवहारिक जीवन से तुलना कर सकते हैं। आप थाली ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए, और एक कटोरी और ले लीजिए। तो 2 कटोरी हो गई, एक थाली हो गई, एक चम्मच हो गया, एक लोटा हो गया। इस तरह से इन 5 बर्तनों का जो समाहार है, समूह है, वो पंचानाम पात्राणाम समाहारः, ये 5 पात्रों का समूह हो गया।
इसी तरह से पहला यहां पर संख्यावाची शब्द आया हुआ है, पद आया हुआ है त्रिलोकी। उत्तर पद लोकी है, लेकिन संख्या पूर्वे दिगु, संख्या के पूर्व में दिगु है। दिगु का तात्पर्य हुआ संख्या है, और जब संख्या है तो यहां पर दिगु समास होगा। कैसे इसका हम लोग सामासिक शब्द में परिवर्तन करेंगे। आप देखें, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समुदाय। त्रिलोकी, त्रि और लोकी जो एक संख्यावाची पद है, पूर्व पद है, और दूसरा उत्तर पद है। इसका समस्त पद का अर्थ हुआ कि 3 लोकों का समूह। इस तरह से त्रिभुवनम, यहां पर पुनः त्रि आया हुआ है। भुवनम का अर्थ है संसार। यहां विग्रह करेंगे तो हो जाएगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम। इस प्रकार से ये समस्त पद त्रिभुवनम बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ बताया। द्विगु का अर्थ क्या होता है? अपने में स्वयं संख्या लिए हुए है, यथा नामे तथा गुणे है। इसका सूत्र है संख्या पूर्वो दिगु। संख्या अगर पहले लगी हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा क्या है द्विगु समास की? द्विगु समास वह समास है जिसमें सबसे पहले संख्या का बोध हो जाता है, अर्थात पूर्व पद में संख्या निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से द्विगु समास के उदाहरण समस्त पद और सामासिक पद का मैंने आप सबको बोध कराया, तथा साथ साथ में ये भी बताने का प्रयास किया कि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास का द्विगु समास उपभेद है। क्यों उपभेद है? इसलिए कि इसकी अपनी विशेषता है। अपनी विशेषता, अपने वैशिष्ट गुण के कारण। वैशिष्ट गुण इसका क्या है? इसका वैशिष्ट गुण है, सूत्र कहता है कि संख्या पूर्वो दिगु, संख्या के पूर्व दिगु समास होता है। लेकिन नदीभिष्ट सूत्र के अनुसार जहां नदियों का समूह हो और नदियों के समूह के पहले पूर्व पद में संख्या का प्रयोग किया गया हो, वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। नहीं तो आप संख्या देख लें। आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप तुरंत देखेंगे नदियों के साथ में पंचगंगा, पंच जमुना लगा हुआ है। आपने देखा कि यहां पर संख्या है, तुरंत आपने लिख दिया कि यहां द्विगु समास। आपका सवाल गलत हो गया, आपका उत्तर गलत हो गया। सवाल तो सही पूछा गया है, लेकिन उत्तर देना चाहिए किस तरह से, ये हमें सोचना है, और इसके लिए विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने आप सबको
इसे विधिवत पढ़ाने का प्रयास किया ताकि आपके मानस पटल पर यह समास छाया रहे, आपको कहीं भी भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।